नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखा उनका प्रसिद्ध उपन्यास नरक कुंड में वास। नरक कुंड में वास उपन्यास अपने नाम को बिल्कुल सार्थकता के साथ वर्णन करता है। यह प्रसिद्ध उपन्यास धरती धन्ना अपना उपन्यास का आगे का भाग है, या उसका दूसरा भाग हम कह सकते हैं। यह उपन्यास काली नामक एक युवक के इर्द गिर्द घूमता है, जो दलित यानी चमार जाति का है। वह बचपन में भी गांव से भाग कर ही गया था और फिर गांव में वापस आता है। 8 साल के बाद गांव में वापस आता है और गांव का वह सबसे पढ़ा लिखा चमार बिरादरी का सभ्य लड़का माना जाता है। पर गांव की ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है और बात बहुत आगे बढ़ जाती है। और ज्ञानू नामक वह युवती, जो कि चमार जात की होती है, काली के द्वारा गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाने से गांव में एक तरह का भूचाल आ जाता है। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल जाती है। सारे गांव के लोग काली के दुश्मन हो जाते हैं और ज्ञानू का तो अपने भाई और माता के द्वारा ही जहर देकर मार देना उस जात की अनपढ़ और उनकी गंदी मानसिकता के बारे में वर्णन करता है। काली फिर डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया और गांव से छोड़कर जब वह भागकर शहर आता है, उस भाग का वर्णन इस उपन्यास में मिलता है। काली नामक युवक, जो कि अच्छी और सुस्पष्ट योग्य वातावरण में पहुंचकर बहुत कुछ कर सकता था, वह अपने इर्द गिर्द ऐसे ताने बाने को के द्वारा घिर जाता है कि उसको अपनी ज़िंदगी बोझ लगती है। चमड़े के कारखाने में काम करते हुए उसकी ज़िंदगी नर्क के समान हो गई है। जैसा कि इस उपन्यास का शीर्षक ही नरक कुंड में वास है, बिल्कुल काली के जीवन की सार्थकता को व्यक्त करता है। अभी तक हमने देखा कि काली को शहर में आए हुए और इधर उधर भटकते हुए धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत गए और वह कुछ लोगों की मित्रता के द्वारा शहर में रुक भी रहा है। वह काम की बड़ी दिक्कत का सामना करता है, फाँके करता है, इधर उधर पड़ा रहता है। उसको कभी कभी यह लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ले। इसी बीच उसकी मुलाकात 3 युवकों से होती है, जो कि रेढ़े को खींचने का काम करते हैं। रेढ़े में जानवर की जगह स्वयं जुतते हैं, एक तरह से मनुष्य होते हुए जानवर का जीवन जीते हैं। इस तरह वह महीने 2 महीने रहता है। फिर वहाँ से भी उसको अलग हटना पड़ता है, क्योंकि वह 3 मित्र रहते हैं जो कि पहले से ही काम करते हैं। एक की छुट्टी की वजह से उन्होंने काली को रख लिया था। अब काली को वहाँ से भी जाना था, पर उसके मित्र थे बड़े दयालु। उन्होंने काली पे दया की और उसको मंझा नामक जो युवक था, वह अपने गांव से जब वापस आया तो गांव में ही उसका एक दूसरा मित्र था किस्नू, जो कि पास के ही उसी शहर में पास में थोड़ी ही दूर पर एक चमड़ा फैक्ट्री में काम करता था, जहां खालों को धोने, छीलने और सुखाने का काम होता था, चमड़े के कारखाने में। तो सब लोगों ने सोचा कि काली को वहीं लगा दें और फिर काली को वहाँ लेकर गए और किसी तरह काली को वहाँ काम पे भी रख लिया जाता। वह काम अत्यंत ही गंदा था, किलोमीटर पहले से ही दुर्गंध का वातावरण, कोई भी अच्छा खासा मनुष्य वहाँ रह के बीमार हो जाए। जो भी वहाँ चूने के पानी, तेजाब के पानी और कीकर की छाल में काम करता, वह थोड़े ही समय में बूढ़ा हो जाता, खुजली के रोग से पीड़ित हो जाता, किसी किसी को तो कुष्ठ का रोग भी हो जाता था। इतने भयावह वातावरण में भी काली को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और बाकी लोग भी वहाँ यही काम करते थे। फिर धीरे धीरे काली की आदत बन गई। बंसा नामक युवक को काली को काम सिखाने के लिए लगाया गया था और सारी खालें धोनी थी और खालें इतनी गंदी, बदबूदार और लिजी थी कि उनको छूते समय ही उल्टी आती थी। काली को 2 बार उल्टी भी हुई। उसको बंसे ने डांटा भी, तो काली क्या करे, वह रोता भी, उससे माफ़ी भी मांगता और कहता कि मैं काम सीख लूँगा। काली को हर समय अपना काम छीने जाने का डर बना रहता। इस तरह काली वहाँ एक दिन रुका। काली के वहाँ सोने का भी प्रबंध हो गया। उसके धीरे धीरे दिन कटने लगे। दिन कटते कटते फोरमैन की गालियाँ सुनते सुनते काली को कभी कभी बड़ा क्रोध भी आता और लोगों को गालियाँ सुनते देख उसके मन में आता कि कैसे सब लोग एकदम निर्जीव जानवर की तरह गालियाँ सुनते हैं और काम करते रहते हैं। पर उसको बड़ा क्रोध होता, लोगों से कहता तो लोग कहते कि अभी तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन काली को सारे मित्रों से मित्रता हो गई, पर उसकी
कृष्णा से कुछ ज़्यादा ही मित्रता हो गई। कृष्णा उसको अपने घर भी लेकर गया। और आगे के भाग में अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। सभी लोग जो कारखाने में काम करते थे वो खुजली से पीड़ित रहते थे। खुजली दाँत खास तो वहाँ पे आम बात है, और काली को धीरे धीरे खुजली ने घेर लिया। काली कभी कभी जब एकांत बैठता तो उसको ज्ञानों की याद आती। जब किसी के इश्क की बात चलती तो काली को डर लगता कि कहीं उसकी भी बात ना खुल जाए, या कोई ये न पूछ ले कि वह कहाँ से आया, उसका अतीत क्या है। अपना अतीत उसको भूत की तरह हर समय डराया करता। अब काली का कारखाने में काम शुरू हो गया। उसकी आगे का भाग अब हम देखते हैं। बंसा दलान से बाहर आया तो काली अपने शरीर को दोनों हाथों से खुजलाने में जुटा हुआ था। लपक कर वह उसके सर पे आ खड़ा हुआ। काली, देखा तूने, थोड़े ही दिन में पंच कल्याणी भैंस सा बन गया है। तो भी हाथ पैर पूरे भूरे रंग के हो गए हैं, माथे के बालों का भी रंग बदल रहा है। और सुन, खुजली का एक ही वसूल है क्या? काली ने उत्सुकता से बंसे की ओर देखा। यह है कि तू जितनी ज़्यादा खुजली करेगा वह उतनी अधिक बढ़ेगी। इसका सिर्फ एक ही इलाज है। वह क्या? काली ने पीठ से हाथ खींचकर पूछा। यही कि खुजलाओ मत, इसे बर्दाश्त करो। जितना बर्दाश्त कर लोगे तो वह पीछा छोड़ेगी, नहीं तो खुजलाते खुजलाते अपनी ही खाल अपने हाथों से खींच लोगे। बंसे की बात सुन काली ने आंख उठा दूसरी ओर देखा और यूं धीरे धीरे सिर हिलाने लगा, जैसे उसकी बात से वह सहमत हो गया हो। अंगड़ाई के साथ उसे जमुआई भी आ गई। उसे रोकने के लिए काली ने मुंह पर हाथ रखा। बंसे की ओर वह देखने लगा। फोरमैन से कई बार बात हो चुकी है। नहाने के लिए वहां पर छाबड़ के पानी के सिवा कोई दूसरा पानी नहीं। काली इस बात से बड़ा बेचैन था। वह हमेशा ताजे पानी से नहाना चाहता था। उसने लोगों से पूछा कि यहाँ नहाने धोने के लिए नल तो होना चाहिए, नल क्यों नहीं है? तो सबने कहा कि फोरमैन से कई बार बात हुई। नल लगवाने के लिए ठेकेदार के साथ उनके कारीगर भी आए, जगह वगैरह सब देख गए, फिर नल क्यों नहीं लगा? ठेकेदार ने सलाह दी कि नल की जगह छाबड़ बहुत अधिक नज़दीक है। पानी थोड़ा गहराई से ही मिलेगा और पूरी तरह से साफ भी नहीं होगा। साफ सुथरे और अच्छे पानी के लिए नल को गहरा खोदना पड़ेगा। खर्चा 2-3 गुना बढ़ जाएगा। बस मुंशी ने टाल दिया और कई महीने गुजर गए। सुना है सरकार ने कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की हालत सुधारने के लिए कई कानून बनाए हैं, पर यहाँ तो कुछ नहीं आता है। इंस्पेक्टर भी 2-3 बार चक्कर लगा चुका है। कह भी गया है कि कानूनन यहाँ पर ट्यूबवेल भी लगेगा और घुटनों तक लंबे रबड़ के बूट और कुहनों तक लंबे रबड़ की दस्ताने भी मिलेंगे। बिजली के पंखे भी लगेंगे। उसकी बात से तो लगता था कि यह कारखाना स्वर्ग बना दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ बातों में ही हुआ, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बातें इंस्पेक्टर तक ही सीमित रहीं और हम लोग वैसे के ही वैसे रहें। इधर काली के शरीर में एक बार फिर खुजली होने लगी। अपने आप को संयम पर रखने की कोशिश के बावजूद उसकी खुजली बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नाथी छोटे दालान से लोहे की पतली तारों का ब्रश उठा लाया। इसे कमाए हुए चमड़े के निचले हिस्से को रगड़कर खुरदुरा बनाया जाता था। उस ब्रश को काली की ओर उसने बढ़ा दिया। लो, इसे शरीर पर घुमा लो, शायद खुजली से चैन मिल जाए। क्या मारना चाहता है इसे? बंसे ने नथी से ब्रश छीन दालान में फेंक दिया। इससे तो इसके शरीर की चमड़ी भी उधर जाएगी। बड़ा अच्छा इलाज बता रहे हो बंसे। जब तक चमड़ी है तब तक खुजली रहेगी, चमड़ी उतर जाए खुजली खत्म। जब नाथी दालान को पार कर गया तो बंसे ने काली का हाथ पकड़ लिया। उठ, नहा ले, फिर रोटी खाने चलते हैं। बाद में तंदूर पर भीड़ हो जाएगी। कहाँ नहाऊं? काली ने मुंह उठा बंसे की ओर देखा। वहीं जहाँ हम सब लोग रोज नहाते हैं। बंसे ने छाबड़ की ओर इशारा किया। कुछ भी हो जाए, छाबड़ के पानी में मैं नहीं नहाऊंगा। काली अकड़ गया। जिस छाबड़ में पशु नहीं नहाते, पानी को मुंह तक नहीं मारते, कुत्ते भी झांक कर नहीं देखते, पशु पक्षी नहीं मंडराते, कीड़े मकोड़े तक नहीं सरसराते, जिसकी तह में कुछ नहीं उगता, वह पानी जहर से भी बुरा है। काली की बात सुन बंसा बहुत चक्का रह गया। वह हैरान परेशान खड़ा टकटकी बांधे उसको देख रहा था। वह सोचने लगा, ऐसा जैसे इसके मुंह में जीभ ही नहीं है। इसके तो सिर्फ कान है, पर यह तो बहुत गुस्सैल है। मुँह से जब बोलता है तो बात की जगह आग ही उगलता है। काली एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। दांत कचकचाता रहा, जैसे गुस्से और परेशानी को एक साथ चबा रहा हो। यहाँ आसपास कोई नल या कुआं नहीं होगा? काली ने पूछा। कुआं तो गांव में होना चाहिए, नल का उधर है
तो सही सड़क किनारे किसी दयालु आदमी ने राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए लगवाया था, लेकिन कोई भला मनुष्य उसका हैंडल ही उतार ले गया। यही हाल रहा तो कल नल का भी उखाड़ ले जाएगा। बंसी ने निराशा से हाथ झटक दिए। पानी के घड़े कहाँ से भरे जाते हैं? नाम तो याद नहीं। कोई गागर में पानी लाता है और भर जाता है, लेकिन वो पानी कहाँ से लाता है रब ही जाने। हाँ, सब इन्हीं घड़ों से पानी पी लेते हैं। कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि घड़ों के अंदर तो इतनी काई जमी हुई कि हाथ फिसलता है। तुझे क्या हो गया है? तू तो अच्छा भला था। इस मलमूत्र भरे पानी से सब काम करता है, मस्क भर भर हौजे खाली करता है, फिर छाबड़ में पानी भरता है, इस बदबू भरी वातावरण में खुलकर सांस लेता है। बंसी ने एक एक शब्द पर जोर दिया। बदबू तो शायद मेरे दिमाग में चढ़ गई है। छाबड़ का पानी जहर बन मेरे शरीर में फैल रहा है। काली ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। बंसी भाजी। हाँ भा बोल। क्षमा करना, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरी मदद करें। काली गिड़गिड़ाया। अगर मैं आज इस छाबड़ के पानी से नहा लिया ना तो पक्का मर जाऊंगा। मैं कुएं या ताजे नल के पानी से नहाना चाहता हूँ। गांव में कुआं जरूर होगा। मैं गांव कभी गया नहीं, पता कर लेते हैं। बंसी ने खाट पर लटकते अपने चूने और नमक मिले पानी से हाथ धुले। कोरे कपड़े की तरह अकड़े कच्छे को उठा लिया। काली भी अपना कच्छा और साफा उठा बंसी के साथ हो लिया। बंसा फाटक के पास रुका। यहाँ मोहल्ले में भी कुआं होना चाहिए यारो। कुछ घरों में शायद नल भी हो, लेकिन यहाँ किसी से जान पहचान नहीं। गांव में ही चलते हैं। गांव कौन सा दूर है, बीच में छाबड़ ही तो है। घूमकर जाने से थोड़ा दूर पड़ेगा, चलो चलते हैं। सुना है गांव में भी अपनी बिरादरी के लोग हैं, वहाँ पंचायती कुआं जरूर होगा। गांव के लोग थोड़ा दयालु भी होते हैं। गांव के लोगों के बारे में बंसी की टिप्पणी सुन काली घृणा से मुस्कुरा उठा। अपनी बिरादरी की सांझ की बात सुन काली सिटपिटा उठा। जैसे उसके सामने गांव के लोग ताजे ठंडी पानी से नहाने की बजाय छप्पड़ के पानी से नहा रहे हों और उसको लगा कि यहीं नहाना बेहतर होगा। काली को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने मन की बात बंसी से कह सके। नकोदर को जाने वाली सड़क पर आवे बराबर चलने लगे। सवारियों से लदे फंदे तांगे उनके पास से हल्की सी धूल उड़ाते हुए निकल जाते। रहट पर नहाने क्यों नहीं चलते? उनको एक रहट दिखा। ठंडे पानी और खुली हवा में नहाने का अलग ही मजा है। काली ने रहट की ओर इशारा करते हुए रोमांच से आग्रह किया। मजा तो जरूर आएगा, लेकिन अगर मालिक ने मना कर दिया तो? बंसी ने शंका व्यक्त की। तुमने ही तो कहा है गांव के लोग अभी तक प्यार मोहब्बत में विश्वास करते हैं। अगर नहीं नहाने दिया तो हम गांव की ओर मुड़ जाएंगे। काली ने दलील दी। किसी और दिन चलेंगे, रहट दूर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते और नहाते धोते देर हो जाएगी। अभी रोटी खानी है। फोरमैन तो आते ही देखेगा कि सब लोग अपनी अपनी जगह मौजूद हैं या नहीं, वरना माँ बहन की गालियाँ एक एक कर 7 पुश्तों तक नापेगा। अपना निर्णय सुना बंसा तेजी से कदम उठाने लगा। काली बार बार रहट की ओर देखता हुआ बंसे के पीछे चल रहा था। गांव के बाहर एक दुकान की ओर बढ़ गए। भाजी, यहाँ आसपास कोई कुआं है? बाईं ओर घूमने पर स्कूल के कमरे हैं, उन्हीं की बगल में कुआं है। दुकानदार ने इशारा किया। वहाँ बाल्टी रस्सी भी होगी। रस्सी बाल्टी है तो सही, लेकिन रस्सी कमज़ोर और बाल्टी टूटी हुई। बाल्टी खींचते खींचते सारा पानी कुएं में वापस गिर जाता है। पंचायती माल है ना। ऐसी रस्सी बाल्टी के साथ शायद हम पूरे दिन भी नहीं नहा सकेंगे। बंसा मुस्कुरा दिया। फिर उसने एक बोरी के साथ पड़ी रस्सी और बाल्टी की ओर इशारा किया। क्या आपके पास बाल्टी और रस्सी मिलेगी? दुकानदार को यह पता चल गया कि बंसे ने बोरी की ओट में पड़ी रस्सी और बाल्टी देख ली। एक क्षण सोच उसने कहा, कहाँ से आए हो? चमड़े के कारखाने में काम करते हैं। बंसे ने कारखाने की दिशा में संकेत किया। तभी तुम लोगों से बदबू आ रही है। दुकानदार ने नाक पर हाथ रख लिया। क्या करें, काम ही ऐसा है। आप लोगों को नंगे पांव चलने से बचाने के लिए किसी न किसी को तो बदबू और गंदगी बर्दाश्त ही करनी पड़ेगी। ठीक है। बंसे ने बाल्टी और रस्सी को उठाते हुए सिर झुकाया। दुकानदार ने कहा, नहाकर यहीं रख जाना। बंसा और काली कुएं की ओर बढ़ गए। वहां उस समय कोई रौनक नहीं थी। कुएं के इर्द गिर्द पक्का चबूतरा बना हुआ था और 3 और पुलिया थी। कुएं के अंदर झांक काली पीछे हट गया। बहुत गहरा नहीं है। उसने अपने गांव के गहरे से खुदी हुई कुएं के बारे में सोचा और भूल जाने के लिए सर झटक दिया। मैं पानी खींचता हूँ, पहले तुम नहा लो। तुम बहुत गर्मी खाए हुए हो। बंसी ने बाल्टी कुएं में फेंकी, रस्सी ऊपर चढ़ा ली। ना भा, पहले तू नहा ले। नहीं, पहले तू नहा ले। तुझे गर्मी का सताया हुआ ज़्यादा
महसूस हो रहा है। बचपन में भाई भाई नहाया करते थे, कोई बुजुर्ग ऊपर से पानी डालता रहता था। बंसा पुरानी याद में खो गया। फिर उससे उबरता हुआ बोला, बारी बारी नहाने से मैल अच्छी तरह उतर जाएगी, अंग अंग को मलकर नहाते हैं। बंसा को ऐसे बाल्टी खींच काली की ओर और बाकी सिर पर पानी डाल दिया। छाती, बाजुओं और दोनों हाथों को जोर जोर से मलते हुए काली झूम सा गया। एक बार तो ठंड पड़ गई। बंसी भाजी अच्छी तरह नहाने के उपरांत काली हाथ से सिर, मुंह, छाती, बाजुओं का पानी पोंछता है और साफा लपेट लेता है अपनी कमर पे। सूखा कच्चा पहन उसके ऊपर साफा लपेट लिया। फिर उसने कच्छे को अच्छी तरह मलकर कपड़े मसलकर छप छप धोया और गीले कच्छे को सिर पर लपेट लिया। सिर पर गीला कपड़ा रखने से चैन पड़ता है। नहाने के लिए बंसा चबूतरे के नीचे जा खड़ा हुआ और काली ने बाल्टी से खींच खींच कर उसको अच्छे से नहलाया। बंसा भी नहा लिया, अच्छी तरह नहा, हाथ धो, कपड़े बदल वही दुकान पर आ गए। बंसी ने रस्सी और बाल्टी के साथ रख दिया और हाथ जोड़कर कहा, साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी परोपकार की बात की। दुकानदार विनम्र उठा, और कोई सेवा हो तो बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, जब काम होगा तो आप ही के पास आएंगे। बंसी ने फिर एक बार हाथ जोड़ा। मेरी दुकान पे सारा सामान मिलता है, आटा, नमक, चीनी, चाय, साबुन, सोडा, किराना, छोटा बड़ा सब सामान मिल जाता है। जो भी सेवा हो निसंकोच बताना। बंसी और काली एक दूसरे को देखते हैं और फिर बोलते, साहब जी रोटी चाय पानी के लिए तो हम तंदूर पर ही जाया करते हैं। बाकी 2 डिब्बे लंप सिगरेट और 1 डिब्बी दिया सलाई दे दो। उसने साफे के सिर पर बंधे पैसे की गांठ खोलते हुए कहा, ये लो खरीदने ही तो हैं। 1 डिब्बी सिगरेट तो पहले की भी पड़ी है, लेकिन 2 और ले लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 डिब्बी लैंप की सिगरेट की और 1 माचिस की उठा उसने बंसी की ओर बढ़ा दी। उसने पैसे गिने और संदूची में डाल दिए। घर पर रोटी बनाने से बड़ी बचत होती है, आधे खर्चे में काम हो जाता है। सोच लो, नगद पैसे ना हो तो महीने भर का उधार भी दे सकता हूँ। आपकी बात तो ठीक है, पर हमारे पास बनाने के लिए बर्तन भी नहीं है और हमारे पास जनानियाँ भी नहीं हैं। खुद ही बनाना पड़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा और हम सब लोग अलग अलग रहते हैं, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। इसी में हम लोगों की लड़ाई हो जाएगी। हम लोगों का परिवार तो सांझपन से चलता है, इसलिए हमको दुकानदार ही ठीक है और तंदूरिया ही ठीक है, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बात पर तो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। दुकानदार ने कुछ नहीं कहा। काली ने मुड़कर प्रश्नवाचक अंदाज में बंसी की ओर देखा। साथ में तेल की शीशी भी ले आनी चाहिए थी। तेल मलने से शरीर की खुश्की दूर हो जाती है और खुजली भी कम हो जाती है। काली ने हाथों में हो रही खुजली को दूर करने के लिए उनको आपस में मलते हुए पूछा, हाँ जी, हाथ में खुजली हो तो क्या होता है? क्या होता है? बंसी ने हैरानी से सवाल किया, फिर खुद ही उत्तर दिया। काली हंस दिया, नहीं भाजी, मेरे गांव में एक लाला है, वह कहता है कि अगर दाएं हाथ में खुजली हो तो पैसा आता है और बाएं हाथ में हो तो जाता है। अगर दोनों हाथों में हो तो क्या होता है? क्या होता है? कह नहीं सकता, शायद तुम्हारे गांव का लाला ही बता सके। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमारे कित्तों में खुजली हमारा मुकद्दर है। लगभग 11 महीने। यह सुन बंसी ने काली की ओर देखा। तो बावले कुत्ते की तरह इतना क्यों खींच रहा है? काली ने कोई उत्तर नहीं दिया तो बंसी ने पूछा, तुम्हें यह काम करते करते 9-10 महीने तो हो ही गए होंगे। लगभग 11 महीने। काली ने मन ही हिसाब लगाया और ध्यान से देखा। बंसी एक अनुभवी व्यक्ति के अंदाजे से बोला, तेरा बावला होना ठीक है। जो आदमी इतने समय तक पूरा दिन नमक और चूने के पानी में रहता हो, रात दिन बदबू सूंघी हो, हर समय कच्ची खालों से जूझता हो, जिसके कारण शरीर में खुजली हो गई हो और भूरी भैंस जैसा बन गया हो, तो उसका पागल होना ठीक ही है। हम गंदी नाली के कीड़े बन गए हैं। फूल क्यारी में रख दिए जाएं तो मर जाएंगे या फिर रेंग रेंग कर गंदी नाली में दोबारा चले जाएंगे। देखो काली, खुजली अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मंडिया जाकर सूखी लकड़ी से दहकते भांबड़ में जलते हुए राख बनकर कूद जाओ जाके, तो तुम्हारी खुजली चली जाए। शायद आज शाम को ही जाऊंगा। उसने खुजली का इलाज बताने का वादा किया है। तुम किसी दिन नज्जू के घर जाओ, उसको अपनी आंखों से देखो, किसने के साथ चले जाना, वह जाता रहता है। शायद आज शाम को ही जाऊंगा। उसने खुजली का इलाज बताने का वादा किया है।
नंजू ने 10 साल इस कारखाने में काम किया है और खुजली के कारण उसके हाथ पांव के जख्म नासूर बन गए हैं। नमक या चूने के पानी को छूते ही वह चीखने लगता तो फोरमैन और मुंशी ने उसे नौकरी से जवाब दे दिया। अब वह खारिशज़दा कुत्ते की तरह अपने आप पर खुजलाता रहता है और भूखता रहता है, अंधेरी कोठरी में पड़ा रहता है। बंसा उदास हो गया। काली खामोशी से चलता रहा। उसके माथे की नसें तन गई। बंसा हंस दिया। काली ने चूने के पानी से भरे हौज में खड़े खड़े कोई सुंदर स्वप्न देख लिया। उसने काली के कंधे पर हाथ रख दिया। लाला, तो हमसे तुम उम्र में बहुत छोटे हो। तुम उस जगह नौकरी कर लो जहाँ ये सहूलतें मिल रही हो। अगर हमने कुछ उससे कहा तो यही कहेगा। काली की ओर ध्यान से देखकर बंसा आगे बोला, अगर तुम्हें ताज़े पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता है तो हम रस्सी बाल्टी अपनी खरीद लेंगे और जब भी टाइम हुआ कुएं पर जाकर नहा लिया करेंगे। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया। अंदर ही अंदर सुलगता बंसे के पीछे कारखाने की ओर चलता रहा। वे तंदूर पर पहुंचे तो वहाँ भीड़ नहीं थी, केवल एक ग्राहक ही था। वह भी रोटी खाने के बाद थाली में हाथ धो रहा था। उस्ताद, आज रोटी स्वाद से और जल्दी खिला दो, तुम्हें फुर्सत है और हमें लेकिन जल्दी है। बंसा आलती पालती माल तंदूरिये के बगल में बैठ गया। तंदूर ठंडा होने लगा है और तुम रोटी खाने आए हो। आटा भी खत्म हो रहा है, दाल के तसले का पैंदा नंगा हो रहा है। खैर बैठो, तुम पक्के ग्राहक हो, तुमको खिलाऊंगा जरूर। वे दोनों बैठ गए। तंदूरिया कुछ झेप गया। जब उसने पूछा कि कितनी रोटी खाओगे तो बंसे ने कहा, अरे हम 3 टाइम के ग्राहक हैं, तुमको अभी तक पता होना चाहिए। तंदूरिये ने झेपते हुए कहा, 4 रोटियां पड़ी हैं, गरम करे दे रहा हूँ। जो भी हूँ जल्दी से दे दो। बंसे ने सूरज की ओर देखते हुए बेचैनी से पहलू बदला। तंदूरिये ने 4 रोटी तंदूर में रख दी और दाल का तसला उठा कटोरियों में बराबर उड़ेल दिया। उसके बाद फिर वह लोग खाकर आगे बढ़े। रोटी खाते खाते कभी बंसा कारखाने की जाने वाली गली की ओर भी देख लेता। भाजी, आप लोग फोरमैन से इतना क्यों डरते हैं? आदमियों जैसा आदमी है। काली ने अपनी आंखें बंसे के चेहरे पर टिका दी। भाजी, इतनी जल्दी में क्यों हो? अगर देर हो गई तो क्या सूली पे थोड़ी चढ़ा देगा? भाजी, नमक चूने के पानी से नई नई छुट्टी मिली है। 4-6 आने रोज का फ़ायदा भी हुआ। मेरे पीछे 7 जनों की निगाहें लगी हुई हैं। वे एक एक टुक्कड़ के लिए तरस जाएंगे। अभी तू छंग मलंग है, पीछे झांकने के लिए न माँ बाप, न भाई बहन, न साला साली, न सास ससुर हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करता है। काली उदास हो गया। वह सोच उसे बहुत इत्मीनान महसूस हुआ कि उसकी तरफ से अपने परिवार, विशेषकर शादी के बारे में बोला गया झूठ सच हो गया और सब लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। उसने सवाल जवाब बनाए रखा और पूछा जाने पर विश्वास भरे स्वर में बता देता है कि उसकी पत्नी की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई और माँ बेटे की अर्थी एक साथ उठाई गई और सुनने वाले चुप हो जाते कि किसी सोच में डूब गया है। जल्दी चल। बंसे ने काली के कंधे को जोर से धकेलने की कोशिश की। वे कारखाने पहुंचे तो फोरमैन पेड़ के नीचे खाट पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही बंसे का रंग फक्क हो गया। बुढ़ा पहले ही पहुंच चुका है, हमें देख लिया तो खैर नहीं। बंसा और काले दबे पांव दलान से होकर आ गए। उन्हें जल्दी जल्दी कमर से साफे खोलने और गीले कच्छे कीली पर लटका अपने काम में यूं जुटा देखा जैसे उन्होंने सवेरे से सांस न ली हो। काली झट से हौज में पड़ी खालों को पांव तले मसलने लगा और बंसा खाल की छिलाई में व्यस्त हो गया। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? फोरमैन पूछ रहा था। काम से आंख उठाए बिना नाथी बोला, यार काली, बहुत खुजली महसूस हो रही है। वह ताज़े पानी से नहाना चाहता था। बूटा पिंड के कुएं पर गए थे, देर तो होनी ही थी। बंसे ने दबी आवाज़ में उत्तर दिया। सब लोग मुस्तैदी से अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। फोरमैन खाट पर बैठा इत्मीनान से हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसकी आवाज़ संगीतबद्ध लग रही थी। फिर फोरमैन उठता है और नपे तुले कदम से उनकी ओर बढ़ता है। फिर वह बंसे के सिर पर आकर खड़ा होता। यह तेरे बाप का कारखाना है? जब मन हो चला आता है। फोरमैन भड़क उठा, लेकिन बंसा सिर झुकाए अपने काम में मस्त रहा। बाद में काली की ओर मुड़ गया। ओए टिड्डे दे पुत्तर, तुम्हें जुम्मा आए हुए 8 दिन हुए और कारखाने में तुम्हें भी पर निकल आए हैं। काली ऊपर से नीचे कदम करता हुआ रुक गया और क्षण भर फोरमैन की ओर देखा। उसके मन में आया कि वह हौज से बाहर निकलकर फोरमैन जी से बात करे, लेकिन बंसे की थान से अलग हुए पशु की दुर्दशा की बात याद कर वह सिर नीचे किया और खालों को तलवे से मसलता रहा
और तेज़ी से पैर चलाने लगा। फोरमैन की एक एक गाली उसके दिमाग में गोली की तरह लग रही थी। अंदर ही अंदर वह उबाल खा रहा था और हैरान था कि उसकी बिरादरी का ही फोरमैन उसे इस तरह माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। फोरमैन सबको गालियाँ और धमकियाँ देने लगा। कभी कभी उसकी आवाज़ बहुत ऊंची उठ जाती, कभी वह दबी आवाज़ में कोसने लगता, लेकिन वे सब अपने अपने काम में यूँ व्यस्त थे जैसे उनके कानों में कोई आवाज़ नहीं पड़ रही हो। सूरज छिपने पर अपना अपना काम सबने ख़त्म किया। फोरमैन ने नमक लगी खाले चूने के पानी में पड़ी बेगैर छिलाई और मलड़ी के लिए दिन में तैयार की गई खालों का निरीक्षण किया, उनकी संभाल के बारे में ज़रूरी हिदायतें दे, ताला लगाया और गोदाम का ताला खींच कर देखा। उसके बंद होने के बारे में निश्चिंत होकर आगे बढ़ गया। रोज़ की तरह फोरमैन के जाते ही सब काम बंद कर देते हैं और छापड़ के किनारे मैदान में जमा हो जाते हैं। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। काली बहुत हैरान था। एक साथ कई आवाज़ें उठी क्या? काली सबकी ओर देखने लगे। फोरमैन रोज़ यही गालियाँ देता है, एक ही धमकी देता है, लहजा भी एक ही जैसा होता है, वह टर टर बकता रहता है और आप लोग सिर झुका अपने काम में यूँ व्यस्त रहते हैं जैसे किसी के कान ही नहीं। काली की बात सुन सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उम्र के हिसाब से उनमें सबसे बड़ा किरपू ही था। उसने काली के बाल कुछ धूप और कुछ उसके सिर के बाल कुछ धूप और कुछ तजर्बे के कारण खिचड़ी हो चुके थे। उसने काली के कंधे पर हाथ रख पूछा, कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ काम करते करते? लगभग 11 महीने, 10 महीने 24 दिन, काली ने हिसाब लगाया। मुझे 12 साल हो गए हैं। फोरमैन की उम्र इस कारखाने से भी ज़्यादा लंबी है। इससे पहले वह अकेला ही मरे हुए जानवरों की खाल खींचने से चमड़ा कमाने तक सारा काम अपने हाथ से करता था। वह पूरे इलाके में सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता था। इसीलिए उसे किसी काम में कभी उसने किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही उसको कभी कोई धोखा दे सकता है। बचपन से ही अपने उस्ताद से मोटी मोटी गालियाँ इतने लंबे समय तक सुनी हैं कि उसे आज तक वे सब बेज़बानी याद है। किरपू ने काली के दूसरे कंधे पर हाथ रख दिया। वह भी आदत से मजबूर है और हम भी। उसे गालियाँ देने की आदत है और हमें सुनने की। जिस दिन वह गाली गलौज नहीं करता तो हमें चिंता हो जाती है कि फोरमैन की तबीयत ठीक नहीं है। तू भी इसे अपना ले, अपना मन क्यों खराब करता है? फोरमैन को हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। काली ने अपनी उत्सुकता को नया मोड़ दिया। क्या सोचना चाहिए? यही कि हमें भी सहूलतें मिले। काम बहुत गंदा है इसलिए हमें ज़्यादा मजदूरी मिले, काली ने सोच कर उत्तर दिया। ये सवाल आज से पहले बहुत बार उठाए जा चुके हैं, लेकिन हर बार वह कहता है कि जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा। अगर किसी को इससे अच्छा कहीं मिल रहा है तो वह जाकर वहाँ काम करे। यहाँ किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया है। हाँ, काली की आंखों के सामने मांझा घूम गया। एक और बात भी साफ है। वह क्या? काली की उत्सुकता और बेचैनी बहुत हद तक बढ़ गई। भिखारी भीख मांग सकता है लेकिन भिक्षा को अपना हक नहीं बना सकता है। यही हमारी शुरुआती हार हो जाती है। हम काम करने के लिए आते हैं तो तुरुप का पत्ता मालिक के हाथ होता है, हमेशा ही उसका ही फ़ायदा होता है। जब कहो तो यही जवाब मिलता है कि जितना पैसा मिल रहा है उतना ही मिलेगा, यदि ज़्यादा मिले तो आप लोग यहाँ से चले जाइए। किरपू की आवाज़ भारी हो गई। वह बहुत ही गंभीर सोच में डूब गया। इसीलिए यह सयाने कह गए हैं, उत्तम खेती मध्यम बान, निगत चाकरी भीख निदान। छप्पड़ में हाथ पाँव धो सब शरीर पर सरसों का तेल पोतते हैं और अपने अपने ठिकाने जाने को तैयार हो जाते हैं। काली ने नए कपड़े पहन अपने संदूकची का ताला खींच पूरी तसल्ली की और कोठरी से बाहर आ गया। उसकी और देख सब दंग रह गए। उसने तंग मोहरी की बढ़िया लट्ठे का पजामा और बारीक धारियों वाला गुलाबी रंग का कमीज पहना। पाँव में देसी जूते के बजाय कपड़े के जूते थे। भाई कुछ कहो, नए कपड़ों में काली जचता है। बंसे का ध्यान उसी की ओर था। यार उसे नज़र न लगा देना, तुम तो उसको ऐसे परख रहे हो जैसे बलि देने के लिए जा रहे हो। निहाले ने आँख दबाई। ना यारा, यह कहो कि मुँह को छुहारा लगवाने लिए जा रहा हूँ। किरपू ने काली का कंधा थपथपाया। काली खामोशी से उनकी टिप्पणियाँ सुनता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। यारों बातें तो बहुत हो गई। मेरे मुँह को छुहारा भी लगवा दिया और बलि का बकरा भी बना दिया। अब 2-4 आने तंबोल भी डाल दो, यानी शगुन। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। चलो यहाँ से निकलो। फोरमैन को पता चल गया कि हम सब इकट्ठे खड़े हैं तो उसको शक होने लगेगा। ज़रूर कुछ दाल में काला है। रात को लौटेगा या? बंसी ने काली से पूछा। देख लेंगे। यहाँ कौन सी इसकी गैर हाजिरी में इसका बलवंत रोएगा। कोई चीख चीख कर कोठे को सिर पर उठा लेगा। ना इसकी जोरू यहाँ है, न तवा परात सामने रख
सुलगते चूल्हे पर बैठे इंतज़ार कर रही होगी। अच्छा बंसी भाजी, कोशिश तो यही होगी कि रात को पलट आऊँ। देर हो गई तो सवेरे किसने भाजी के साथ आ जाऊँगा। काली ने हाथ हिलाया। यारा रात को ही आ जाना, देर भी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, जिंदर की तरह दीवार फांद कर तो भी अंदर आ जाना। भीमा बोला। काली के चेहरे की ओर देख वह शरारत से मुस्कुराने लगा। सड़क पर 6 पहुंचकर लोग अपने अपने मोहल्ले की ओर मुड़ गए। बाकी सड़क के साथ नकोदर अड्डे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर फिर बदबू आने लगी। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ रहे थे बदबू भी तेज होती जा रही थी। क्या इधर भी चमड़े का कारखाना है? काली ने नाक सुड़कते हुए पूछा। नहीं, यहाँ कच्ची खाल की दुकानें हैं। हमारे कारखाने में भी यहीं से ही माल आता है, किसने ने बताया। सड़क के किनारे दोनों तरफ खालों के ढेरों को टाट से ढाँप दिया गया था। नमक में पुती खालों से बहता पानी कहीं कहीं सड़क पर फैला था और उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई थी। कई कुत्ते एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए गुर्राते हुए खालों और चर्बी का मांस नोचने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी वे आपस में उलझ जाते और बहुत ऊंचा भौंकते। शाम होने के बावजूद बाजार के ऊपर आकाश में अभी तक कुछ गिद्ध मंडरा रहे थे। वे कभी कभी नंगी खालों के ढेर की ओर झपट भी पड़ते। यहाँ गिद्ध बहुत हैं। सुना ये झपट्टा मारकर आदमी की आंखें भी निकाल लेते हैं, काली ने कुछ सहमी आवाज़ में कहा। जहाँ मुर्दा घर होगा वहाँ गिद्ध भी जरूर होंगे, किसने ने अपनी बाईं ओर इशारा किया। बस्ती के पार खुले खेतों के पास मुर्दारों की खाल उतारने का कारखाना है। वहाँ तो गिद्धे चील कौवों का पूरा शहर बसा हुआ है। सुना है गिद्ध की नज़र बहुत तेज होती है, बहुत दूर से अपना शिकार ताड़ लेते हैं। जरूर होती होगी, लेकिन कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं, किसने हंसा। वह कैसे? एक दिन हमारे कारखाने में चर्बी से सनी रस्सी पड़ी थी। पर एक खुली जगह पर चावड़ के पास गांव है। हाँ है, मैं बंसी भाजी के साथ नहाने गया था। वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उसी के ऊपर टहनियों पर एक गिद्ध बैठा था। वहाँ से उड़ा, दाईं ओर चक्कर लगा, फिर ऊंचे उड़ा, वहाँ से एक दायरे में उड़ता रहा, फिर इतनी दो जोर झपट्टा मारा कि सारा कारखाना हिल गया। हमारे गांव में एक फौजी है, वह ऐसे ही हवाई हमले के बाबत कहानियाँ सुनाया करता है। किसना डर सा गया। फिर उसने अपने आप को संभाला। ऊपर देखा तो गिद्ध अपने पंजों में रस्सी लिए उड़ा जा रहा था। काली ने दुकान वालों को एक बार फिर से देखा तथा मंडी और अन्य बाज़ारों की दुकानों से मुकाबला करने लगा। मंडी और बड़े बाज़ारों की दुकानों के मुकाबले यहाँ दुकानें बहुत छोटी हैं। ताम झाम भी उनके जैसा नहीं है। किसी किसी दुकान पर तो चौबारा ही नहीं है, लेकिन यहाँ हर रोज़ लाखों हज़ारों रुपए का व्यापार होता है। बड़े बड़े सेठों के दफ्तर भी हैं, किसने ने बताया। अच्छा, काली ने हैरानी में आंखें फैलाई। दुकानें अपनी बिरादरी के लोगों की हैं ना? अपनी बिरादरी के लोगों को तो छोटा छोटा काम है, बाकी तो लाले हैं। हाँ, एक सेठ अपनी बिरादरी का भी है, सेठ बक्सी राम। बहुत बड़ा कारोबार है उसका, चूने नमक और तेजाब का लालों का काम ही है। क्या लाले इस बदबू में अपनी दुकानों पर बैठते हैं? काली ने इस बार अपने नथनों को जोर से दबाया। ना ना, रब का नाम ले, उनके करिंदे काम करते हैं। अपना कारखाना है ना, उसका मालिक भी एक लाला है। उधर पुलिस लाइन के पास बहुत बड़ी कोठी है। काली ने गर्दन झुका ली। वह कारखाने के मालिक लाला की कल्पना करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में कोई तस्वीर नहीं उभरी। काली की मैंने स्थिति को भाव किसना चौंक सा गया। कभी मालिक के बारे में फोरमैन से बात करते तो वह ऊपर से नीचे हिलाकर बात करता था। जिस तरह रब सबकी नज़रों से ओझल रहकर भी उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, उसी तरह सेठ भी हमारा ध्यान रखता है। जिस तरह पूरी उम्र भोग लेने पर रब बंदे को इस जहान से उठा लेता है, उसी तरह सेठ भी फोरमैन की मार्फत उस बंदे को कारखाने से निकाल देता है। जो काम करने लायक नहीं रहता, तो हमने तो यही समझा है कि रब और सेठ के कारोबार में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। किसना इस तरह खामोश हो गया, जैसे वह अपने आप को बहुत बेबस समझ रहा हो और अब सब अपने में ही खोए थे। जब बदबू की जगह कड़वे धुएं ने जगह ले ली और कड़वाहट अपने गले और आंखों से महसूस होने लगी तो वह चौंक गया। गले की कड़वाहट को दूर करने के लिए वह खांसने लगा और आंखों की जलन से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मसला। कुछ दूर जा किसना बाईं ओर मुड़ गया। गली थोड़ा खुली, इस धुएं की चादर से फैले हुए और अधिक दूर सकरी जगह में आ गए और ज़्यादा घुटन महसूस होने लगी।
यहाँ एक एक घर में 5-5, 10-10 परिवार रहते हैं। शाम के समय सबके यहाँ अंगीठियाँ और चूल्हे जलते हैं और भांति भांति की लकड़ियाँ सब जलाते हैं, इसलिए तरह तरह का धुआं उड़ता है। यार धुआं तो सारी रात रहता होगा। काली ने जोर से छींकने के बाद नाक सुड़सुड़ाया। तू क्या वलैत से आया है जो ऐसे सवाल पूछता है? किसने के स्वर में तीखापन था। वलैत से तो नहीं, गांव से आया हूँ। शहर में भी रहा हूँ तो कारखाने की अपनी आबादी थी। धुआं तो वहाँ भी होता था, लेकिन इस तरह का नहीं। यहाँ तो लगता है दम घुट जाएगा। अरे बस 1-1.5 घंटे की बात है। दाल रोटी पकाने का काम खत्म होते ही चूल्हे और अंगूठियाँ ठंडी हो जाएंगी और धुआं भी उड़ जाएगा। कृष्णा ने काली की ओर देखा। इस धुएं से एक फायदा भी है। क्या? क्या? धुआं होते ही मच्छर और मक्खी भाग जाते हैं, बस तड़के तक नहीं पलटते। काली को अपना गांव याद आ गया। वहाँ भी गर्मी और बरसात में मक्खियों की जब बहुतायत होती थी तो लोग गाय भैंस धोने से पहले घास फूस जलाकर धुआं कर दिया करते थे, ताकि मक्खी और मच्छर उड़ने के लिए पशु बार बार पूंछ न घुमाएं और न टांगे हिलाएं। दूध और बाल्टी धोने वाले भी पशु को पछाड़ से बचाते रहते हैं। बड़ी गली से दाएं बाएं कई गलियां निकल रही थी। वे बहुत ही तंग थी। कुछ गलियां तो इतनी सकरी थी कि आमने सामने के मकान की छतों पर खड़े हो आसानी से हाथ मिला लें। गलियों में जगह जगह पशु बंधे हुए थे। उनके सामने चारा डालने के लिए लकड़ी की पेटियां या सहतूत की टहनियों से बनाए हुए टोकरे रखे थे। गलियों में खाली स्थानों पर अधनंगे बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में आपस में ही उलझ जाते। कुछ बच्चे पीटे या हार जाने के कारण रोने भी लगते। मकान की दहलीजों में गोद के बच्चे को समेटे हुए औरतें कभी अपने खेल रहे बच्चों को कोसने लगती, कभी पड़ोस के उसके बच्चे की जाति पर हाथ लहरा लहरा कर शिकायतें करती। बड़ी गली के अंत में पहुंचने से पहले आखिरी गली में कृष्णा दाईं ओर घूम गया। यहाँ ज़्यादातर मकान अधूरे पड़े थे। कुछ प्लाट एक कमरा बनाकर खाली छोड़ दिए गए थे। कृष्णा एक एक कच्चे पक्के मकान के सामने आ खड़ा हुआ। मकान के नाम पर सिर्फ एक कमरा था। प्लाट की हम मंदी के लिए चारों ओर छोटी छोटी कच्ची दीवार खड़ी कर दी गई थी। कमरे के दरवाजे के सामने कच्ची दीवार में लकड़ी का पोशीदा तख्तियों का एक छोटा सा खड़का बना हुआ था। किसने ने खड़के पर हाथ रख काली की ओर देखा। यही है अपना गरीब खाना। यह सुन काली को किसने से ईर्ष्या महसूस हुई। अपना मकान मतलब अपनी मालकियत है ना। रब का नाम जब अपना मकान में भी शहर में। किसने ने यूँ कहा जैसे काली ने उस पर कटाक्ष किया हो। खटका खोल कृष्णा अंदर घुस गया और किनारे हट काली का इंतजार करने लगा। वह भी अंदर आ गया तो किसने ने खटका फिर से बंद कर दिया। कल्लू, ओए कल्लू, आवाज़ देता हुआ कृष्णा कमरे के दरवाजे की ओर देखने लगा। सांकल नीचे लटक रही थी। किसने ने अंदाज़ा लगाया कि कल्लू कहीं घर में ही होना चाहिए। शायद कमरे के अंदर सो रहा है। वह उसे लगातार आवाज़ें देता रहा। काली खटके से तो थोड़ा आगे गया और चारों ओर देखने लगा। कमरे के एकमात्र दरवाजे के बाहर टूटी फूटी खाट पड़ी है। उसकी बाण बंतर किनारों से टूटकर नीचे लटक गए हैं। वैसी खाट दीवार के साथ खड़ी थी। दरवाजे से थोड़ा परे दीवार के साथ कच्चा चूल्हा था। उसके ऊपर छत तक दीवार का हिस्सा धुआं पड़ने से काला हो गया था। पता नहीं कल्लू कहाँ गया है। कृष्णा असमंजस में पड़ गया। कल्लू कौन है? काली ने पूछा। मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा वही है। कृष्णा एक बार फिर कल्लू को आवाज़ देने लगा। खुले खेतों की ओर से कच्ची दीवार को फांदते हुए कल्लू ने आंगन में छलांग लगाई। वह बुरी तरह कांप रहा था। कहाँ गया था तू? किसने ने क्रुद्ध स्वर में पूछा। कालू ने कोई उत्तर नहीं दिया तो कृष्णा फिर गरजा। बोलते क्यों नहीं? किसने ने कल्लू को घूरा। जवाब क्यों नहीं देता? पीछे से कोई भला मानस सारा घर ही लूट लेता। घर की बेसरो सामानी का ख्याल आते ही कृष्णा झेप गया। चाहे कच्चे पक्के ही बर्तन हों, लेकिन आजकल नई चीज़ खरीदना बहुत मुश्किल है। कृष्णा एक क्षण कल्लू की ओर देखता रहा, फिर जोर से पूछा, बताता क्यों नहीं? कहाँ गया था? कल्लू अभी हाँफ ही रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी। उसने खास कर सांस दुरुस्त करने की कोशिश करते हुए कहा, खेतों की ओर से पेशाब करने गया था। यहाँ पेशाब करते हुए डर लगता है, गंदगी बढ़ती है। किसने ने कल्लू के झूठ को पहचानते हुए उसे झाड़ दिया। ना भाजी, पेट में कुछ गड़बड़ भी हो रही थी। कल्लू ने हाथ मसलते हुए अपनी बात में कुछ वजन पैदा करने की कोशिश की। क्यों मक्कारी करता है? साफ साफ बता, खेत किस लिए गया था? रब्दी सौ भाजी, पेशाब करने खेत में गया था। आगे मिड्डापुर को निकल गया था। दोनों भाइयों की गुफ्तगू से काली लुफ्त ले रहा था, बीच में मुस्कुरा भी देता।
कल्लू सहम गया, फिर वह हाथ मसलने लगा। खेत में मैंने एक सैहा देखा। मैंने निशाना बांधकर मिट्टी का ढेला उसकी ओर फेंका। निशाना ठीक लगा था। सैहा जख्मी हो गया। मैंने उसका पीछा किया, साला पता नहीं कहाँ छिप गया। हाथ नहीं आया। आया बड़ा शिकारी, बाप न मारी गोटी, बेटा तीरंदाज, किसने ने सिर झटका। अगर तुम्हें इस तरह घर की रखवाली करनी हो तो कल कमरे में ताला लगा कर जाया करूँगा। उठने का सैहा नहीं है जितने की चोरी हो जाती। सैहा पकड़कर तू लाता भी तो पकाता किसमें, अगर पीछे कोई तेरे बर्तन ही उठा ले जाता। कल्लू सर झुकाए खड़ा रहा। और क्या, चलो नंजू चाचा के यहाँ चले, किसने ने कल्लू को धमकी दी। फिर काली की ओर मुड़कर बोला, आओ काली, तुम्हें नज्जू चाचा से मिला लाऊं। क्या वह इस वक्त घर पे ही होगा? और उसे कहाँ जाना है? कारखाने ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। सब सांस और साथ पूरी तरह निचोड़ लिया। उसकी हालत तो अपाहिजों से भी बुरी है। किसने ने होंठ सिकोड़ लिया, जैसे नज्जू की कल्पना करते ही उसे झुरझुरी होने लगती है। काली एक बार फिर तंग गली और कड़वे धुएं से भरी हुई गलियों में किसने के पीछे चलने लगा। कई गलियों से होता किसने मोहल्ले के दूसरे छोर पर पहुंच गया। वहां गंदे पानी की कई छोटी बड़ी छापड़ियां थीं। इस मोहल्ले के पूर्वी हिस्से का गंदा पानी यहाँ जमा होता है। इन छापड़ियों के पार बहुत से कोठे थे। कच्ची दीवारों पर छत के स्थान पर बांसों के ऊपर सिरकियां डालकर मिट्टी बिछा दी गई थी। हर कोठे के आगे कच्ची दीवार के घेरे में छोटा सा आंगन है। किसना एक कोठे के बाहर जा खड़ा हुआ। आंगन की कच्ची चार दीवार में आने जाने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई थी। उसमें खटका नहीं लगाया गया था। कोठे के अंदर अंधेरा था, किसी किस्म की आवाज़ नहीं थी। उसने आसपास के कोठे पर नज़र दौड़ाई। अपने आप ही बुदबुदाया, कोठा तो यही होना चाहिए। मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ आज कोई हरकत नहीं है। किसी से पूछ ले, काली ने सलाह दी। पूछना क्या है, कोठा तो यही है। नज्जू चाचा पहले उसी मकान में रहता था जिसमें आजकल मैं रहता हूँ। मैंने ही उसका छोटा मोटा सामान यहाँ पहुँचाया था। किसना आगे बढ़ गया और कोठे के दरवाजे की चौखट पर लटक रही फटी बोरी के सामने जा खड़ा हो। नज्जू चाचा। अगले ही 5-6 साल की एक लड़की ने बोरी उठा गर्दन बाहर निकाली और किस्नू को पहचान मुस्कुरा दी। सुन निक्की, क्या हाल है तेरा? किसने ने स्नेह से पूछा। फिर थोड़ा चिंतित होकर बोला, घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? निक्की ने कोई जवाब नहीं दिया और बालों की लटें समेटती हुई एक बार मुस्कुराने की कोशिश की। छिंदो और मिंदरो कहाँ हैं? घर में काम करने गई हैं, अभी तक नहीं लौटी? किसना हैरान हो गया। नहीं, निक्की ने इनकार से सिर हिलाया। तेरा जी तो ठीक है? तू तो हमेशा दरवाजे पे खड़ी मिला करती थी, आज क्या हुआ? ताप चढ़ा हुआ है। निक्की ने अपनी फ्रॉक के फटे हुए हिस्से को समेट लिया। कब से? किसने ने उसके माथे को छूकर पूछा। परसों से। कोई दवा दारू लिया? ताप और कमजोरी के कारण निक्की को ज़्यादा समय तक खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और झर्र की आवाज़ पैदा करती हुई बोरी का किनारा उसके हाथ से छूट गया। निक्की चाचा कहाँ है? छत पर लेटा है। निक्की ने खाट पर गिरते हुए उत्तर दिया। किसना कुछ क्षण खामोश रहा, फिर काली की ओर मुड़ गया। चच्चे नज्जू के साथ उसका सारा डब्बर भी बर्बाद हो गया। कैसे? काली किसने की ओर और निकट हो गया। बताऊंगा किसी दिन सरगोशी से। जिस घर में रात के समय भी डीबा नहीं चलता, उस घर की हालत तो तुम खुद ही समझ सकते हो। किसना और काली गहरी सोच में डूब गए। इसी तरह वह उनके घर की सीढ़ी का जायजा लेने लगे और बोले कि संभाल कर ही पैर रखना, चाचे नज्जू की सीढ़ी टूट गई तो दोबारा नहीं बनेगी। किसना धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसके बोझ से वह चरमराई हुई कुबड़ी सी हुई जा रही थी। जैसे तैसे वह ऊपर चढ़ा। फिर किसना ने खाट में गड्डी बनाकर पड़े व्यक्ति की ओर देखा, जो अपने हाथों से बारी बारी धीरे अपने शरीर को सहला रहा था। उसने नज्जू की हल्की सी आवाज़ से उसे पहचान लिया और पीछे मुड़ नीचे झांकते हुए काली को ऊपर आने का इशारा किया। काली भी छत पर पहुंच गया तो किसना खाट की ओर बढ़ गया। उनकी ओर पीठ किए नज्जू जोर जोर से बाईं टांग खुजा रहा था। नज्जू चाचा। चाचा? किसना खाट के ऊपर झुक गया। कौन है? नज्जू ने करवट बदल कर बड़ी कष्ट से पूछा। मैं हूँ किसना, तुम्हारा शागिर्द। अच्छा। नज्जू ने उठने की कोशिश की और अपनी हालत पर स्वयं ही लज्जित हो गया।
निक्की को बुखार है, कोई दवा दारू नहीं की? दवा दारू कौन करेगा, मुझसे उठा नहीं जाता। दिन में कोठे के अंदर पड़ा रहता हूँ, रात को छत पर आ गिरता हूँ। नज्जू ने बेबसी से इजहार किया। निक्की का बुखार तेज है, बच्चे बीमार ठीमार पड़ते रहते हैं। सियाने कहते हैं जातक के सिर जब धूप सरकंडा नहीं उगता, बाकी उसे सब कुछ हो सकता है। निक्की धूप में घूमती रहती है, गर्मी लगने से बुखार हो गया तो अपने आप ठीक हो जाएगा। किसना कुछ क्षण खामोश रहा। निक्की की सूरत उसकी आंखों के सामने घूम गई। छिंदो और मिंदरो भी नहीं नजर आई। नज्जू के यह पूछते ही किसने को निक्की की बात याद आ गई। नज्जू ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, एकदम इस तरह गुमसुम हो गया जैसे किसने ने बहुत नाजुक मामला छेड़ दिया हो। क्या करें बेचारियां, घर भी तो चलाना है। शहर जाकर घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करती हैं, उनके सिर पर तो घर चला रहता है। दाल रोटी तो मिल जाती है, निक्की भी साथ जाती है, पर आज बीमारी की वजह से नहीं गई। वह भी महीने में 5-6-7 रुपए कमा ही लाती हैं। नज्जू खामोश हो गया, गहरी सोच में डूबा। धीरे धीरे हाथों को फैलाता उंगलियों में पड़े सफ़ेद सफ़ेद फोड़ों को देखता रहा। फिर उसने ठंडी सांस छोड़ी। इस कारखाने ने मेरी सारी जवानी चूस ली, सारी तंदुरुस्ती खा गया। जब आदमी के पास न जवानी रहे न तंदुरुस्ती तो उसे कोई नहीं पूछता। नज्जू की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पोंछता हुआ वह रब को याद करने लगा। नज्जू ने जोर की सिसकारी ली। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहुत अरमान थे दिल में, पर क्या करें, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। अपने आप को खुजाता हुआ नज्जू साथ साथ हौंके भी भर रहा था। किसना खाट के पास ज़मीन पर पाँव के बल बैठ गया। काली भी कुछ पीछे खड़ा हो रहा था ताकि नज्जू को अच्छे से देख सके। तुम्हारे साथ कौन है? नज्जू ने अपने आप को संभालते हुए काली की ओर हल्का सा इशारा किया। मेरे साथ कारखाने में काम करता है, नाम काली है। मेरे गांव का मांझा है ना, जो मुझसे कभी कभी मिलने आया करता था, उसी के माध्यम से आया है यह। वह जो मंडी में रेढ़ा खींचता है। हाँ हाँ, याद आ गया। किसने ने विस्तार से बताया, जैसे कोई बहुत बड़ा उसने परोपकार किया। कारखाना क्या, पूरा नर्क है। नज्जू के स्वर में बहुत कड़वाहट थी। चाचा, जब मैं कारखाने में भर्ती हुआ था तो तेरी देह बहुत तगड़ी थी, सब दबते थे तेरे से। किसने ने नज्जू को उसका अतीत याद दिलाया था। भाई, सब कुछ था, तंदुरुस्ती थी, जवानी थी, कमाई थी, सब ठीक था, लेकिन हाथों की पाँव और खुजली ने सब बिगाड़ दिया। पेड़ के तने सा भरा शरीर सूखकर कांटा हो गया। किसी डॉक्टर से पूछना था, किसने ने सलाह दी। डॉक्टर के पास तो तब जाऊं जब उसकी फीस और दवाई के पैसे हों। अपने मोहल्ले में जो देवी नाई है, उसी अपनी बिरादरी का, लेकिन नाई का काम करता है, साथ में मरहम वगैरह भी देता है। उसने एक मरहम बना कर दिया है, कह तो रहा था कि पक्का फ़ायदा करेगी। फिर वह भयभीत हो गया। मुझे तो वो किसी वहम में डाल दिया कि हाथ की खुजली ठीक नहीं हुई तो कोढ़ बन जाएगी। चाचा, चिंता न कर, लोग तो अपनी मौज मनाने के लिए आदमी को और दुखी करते हैं। कई बार मिल चुका हूँ, घर भी जाता हूँ, कारखाना तो बहुत दूर है, 2-4 रुपए देकर टाल देता है। उससे सेठ की ज़्यादा फिक्र रहती है। नज्जू ने निराश होकर बताया। मैंने कहा कि ना सही कारखाने में चौकीदार का ही काम दे दो, तो वह बोलता है कि, तो क्या बोलता है वह? अरे बोलना क्या है, कहने लगता वह कौन सी सोने की ईंटें पड़ी हैं जो पहरेदार बिठाऊं? कच्चा चमड़ा है, चोरी करके कहाँ ले जाएगा, बदबू मारता जाएगा और रास्ते में ही पकड़ा जाएगा। तो आजकल कोई काम धंधा नहीं है? किसना अपना वाक्य पूरा भी ना कर सका, क्योंकि उसको अपना सवाल बड़ा अटपटा लग रहा था। नज्जू ने ठंडी आह भरी, फिर ढीली खाट पर और अधिक धंस गया। जोर जोर से हाथ खुजलाने लगा। किसना और काली कुछ क्षण नज्जू की उई उई सुनते रहे। फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहा, अच्छा चाचा, चलता हूँ, मत्था टेकता हूँ। किसने ने अपने हाथ नज्जू की ओर बढ़ा दिए। अच्छा किसने, रब तुम्हारी तंदुरुस्ती बरकरार रखे। चाचा लेटे रहो, उठो ना। किसने खाट से पीछे एक क्षण के लिए रुक गया। जब जेब से रुपए निकाल 2 सिक्के उसने नज्जू की ओर बढ़ा दिए। चाचा पकड़ लो, निक्की को दवाई दिला देना। ये क्या है? नज्जू ने किसने की ओर हाथ फैलाते हुए पूछा। कुछ नहीं चाचा, कुछ पैसे हैं। नज्जू को भीख लेने में बड़ा शर्म आ रही थी। उसने मना किया। अरे चाचा, मैं तेरा शागिर्द हूँ, तेरे से काम सीखा हूँ। किसने ने आग्रह किया तो उसको मन मारकर पैसे रखने ही पड़े। नज्जू किसने को उस समय तक सीढ़ी से उतरता देखता रहा जब तक उसकी नज़रों से वह ओझल नहीं हो गया।
काली सीढ़ी से उतरकर एक और जा खड़ा हुआ। किसने ने आखिरी डंडे पर पैर उठा कच्चे फर्श पर थपथपाया और चौखट की ओर देखा। बोरी के पीछे से मध्यम सी रोशनी आई। तो बोरी किसका दी? निक्की? कौन है? कोठे के कोने से आवाज़ आई और साथ में छिंदो सामने आ गई। किसने को देख उसके कंधे पर फटी हुई चुन्नी जल्दी से उसने सर पर डाली। भाजी राम राम। सतराम छिंदो, प्रसन्न किसने ने कहा। छिंदो क्या हाल है तेरा? ठीक है भाजी। अपने दुबले पतले शरीर को और भी समेट कर उसने कहा। अच्छा भाजी सतराम। छिंदो ने बोरी का पर्दा नीचे गिरा दिया। कृष्णा और काली गंदे पानी की सड़ात छोड़ रही छोटी बड़ी छपड़ियों को पार कर गली के मुहाने पर आ गए। बहुत गंध है वहाँ पर, ऐसी सड़ांध तो हमारे कारखाने में भी नहीं। काली ने नाक सुड़सुड़ाया। परली तरफ भरी मुर्दा घरों की खाल खींचने का कारखाना है। वहाँ का सारा गंदा पानी कोठे के तीनों तरफ जमा होता है, इसलिए यहाँ किराए पर भी बहुत सस्ता हो जाता है। सड़ांध बहुत है ना, किसने ने बताया। जब कभी पुरवा चलती है तो हमारे मोहल्ले तक सड़ांध भर जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। किसने की बात पर काली ने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि सड़ांध और गंदगी से उसका ध्यान हटकर नज्जू चाचा और उसके बच्चों की ओर चला गया था। वह सबसे छोटी बच्ची निक्की के बारे में सोचने लगा। उसकी कल्पना में अब भी वह चौखट से लटक रही बोरी हटाकर झांकती हुई दिख रही थी। फिर वह छिंदों के बारे में सोचने लगा। काली ने बहुत लंबी सांस छोड़ी, रुक गया और कुछ हैरान होकर देखने लगा। क्या बात पहलवान? कुछ नहीं। काली ने एक बार फिर लंबी सांस छोड़ी। हौके तो ऐसे भरे जा रहे हो जैसे तन मन धन सब कुछ खो गया हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास तन मन के सिवा है ही क्या खोलने के लिए। अरे चाची के क्या हाल है? काली ने पूछा। कौन चाची? अरे वही चाचू, नज्जो की घरवाली। नज्जू की घरवाली? किसने ने लंबी सांस छोड़ी और उसके मन पर काली के सवाल से पड़ा बोझ एकदम उतर गया। यही है, इसी शहर में, सड़क के उस पार जो मोहल्ले हैं वहाँ रहती है। अच्छा, काली हैरान हो गया। अब तो नए घर वाले से उसके एक बच्चा भी हो गया है, लड़का है, किसने ने बताया। काली खामोश रहा, सोच में डूब गया और सिर झुकाए हुए किसने के बराबर चलता रहा। फिर एकदम से रुक गया और किसने का हाथ थाम लिया। किसने भाजी? हाँ, किसने ने भी एक कदम रोक लिए। भाजी, चच्चे नज्जू की घरवाली मुसीबत में पड़ने पर भी उसे क्यों छोड़ गई? क्यों छोड़ गई यह तो उसे ही पता होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ। क्या? काली ने उत्सुकता से पूछा। भाई आदमी पहले कभी इस कारखाने में काम किया करता था। चाचे नज्जू के साथ उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी। रात को दोनों इकट्ठे बैठकर दारू पीते थे। वह कई बार रात को नज्जू के घर भी रह जाता था। कुछ लोगों का ख्याल है कि उसने नज्जू की घरवाली पर उसी दिन से नज़र रखी थी जिस दिन पहली बार देखा था। कृष्णा खुश्की का घूंट पीता हुआ आगे बोला। जब मैंने नज्जू चाचे की घरवाली को देखा तो उसकी जवानी ढल रही थी। 5 बच्चे जन चुकी थी, जिनमें 2 जुड़वा थे लड़के, लेकिन वह पैदा होने के थोड़े दिन बाद ही मर गए। काली, ऐसी खुशसुन्नी और सोनी औरत हमारे बिरादरी में बहुत कम होती है। गोरा रंग, नीली आंखें, अच्छे विलायती कपड़े पहनती तो बिल्कुल मैम दिखाई पड़ती। लगता है उसकी माँ ने कहीं बहुत बढ़िया पैबंद लगवाया था। वह लोग आपस में यही बातें कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। काली के मन में चाची को देखने की उत्सुकता बहुत अधिक थी, सो उसने कहा कि चलते हैं काली के यहाँ। तो किसना भी तैयार हो गया। काली ने कहा कि आज चाची को भी देख लेते हैं। तो किसने की बात सुन काली की बात सुन किसना भी तैयार हो गया। चलो, घर से निकले हैं तो चाची को भी देख लें, भले ही देर हो जाए। तो काली ने कहा कि फिर आएंगे तो ज़्यादा देर लगेगी, आज ही देख लेते हैं। यह कहते कहते वह उस मोहल्ले में पहुँचे जहाँ किसने की चाची यानी कि नज्जू की घरवाली रहती थी, जिसने दूसरा खत्म कर लिया था। वहाँ मोहल्ले में पहुंचकर काली के साथ किसने को घर पहचानने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इससे पहले वह आया तो था पर वह दूसरे रास्ते से आया था, तो उसको घर का रास्ता पूछने में दिक्कत हो रही थी। काली ने कहा किसी से पूछ लिया जाए। पास पहुंचकर उन्होंने एक दुकानदार से पूछा, यहाँ सरदार जी के साथ घरवाली जो रहती है उनका घर कौन सा है? दुकान वाले ने कहा, वही जो दूसरा खसम छोड़ के आई है, दूसरी पत्नी। वो बोले हाँ। तो उसने पूरा पता दे दिया। किसने ने कहा, भाई अब हम पहुंच जाएंगे। घर के पास ही पहुंचकर उनके घर से बड़ी तेज़ आवाज़ें आ रही थी। पास पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक
आवाज़ आई, जो कि बहुत नशे में धुत थी। पास ही उन्होंने महसूस किया कि अंदर से औरत के रोने की आवाज़ें आ रही हैं और आदमी नशे में अपनी बातें पूरी भी नहीं कर पा रहा। वह गाली गलौज करते करते जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने पूछा, कौन हैं आप लोग? किसने ने कहा, भाजी नमस्कार, मैं किसना। तो उसने पूछा, कौन किसना? पास के कारखाने में काम करता हूँ, नज्जे चाचा का दोस्त हूँ। नज्जे वही आपकी घरवाली का पहला पति। अब उसके पति का नशा और गुस्सा और चढ़ गया। वह गया अंदर और अपनी घरवाली को गाली देते हुए बोला, तेरे और 2 खसम आए हैं तुझसे मिलने। साली रखैल, मेरे पीछे आदमी बुलाती है और मनमानी करती है। और वह लठ लेकर उसको 2 हथड़ उसकी पीठ पे जड़ने लगा, नज्जे की पहली पत्नी। और वह रोती चिल्लाती रही। और फिर वह लठ लेकर दरवाजे बाहर निकला तो किसने और काली रास्ते में भागते हुए नजर आए। वह दोनों को गालियां देता रहा, रुक तुझको अब आज चाची से मिलवाता हूँ, साले खसम, माँ के खसम, इस तरह की गालियां देता रहा। फिर जब उसने देखा कि वो भाग गए तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही काली और किसने पीछे की दीवार में कान लगाकर सुन रहे थे। सुनते ही उनको आवाज़ें सुनाई दी, आदमी की बहुत गालियां देने की और औरत की खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने और पीटने की आवाज़ सुन वह विचलित हो गए और आपस में बात करते हुए चले आए। किसने ने काली से कहा, देख लिया तुमने कितने प्यार और आराम से रह रही है नज्जे की घरवाली। काली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बातें करते करते वह लोग अपने घर आ गए। आज रात काली किसने के ही घर में रुका। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, इसके आगे का भाग हम देखेंगे अगले भाग में। तो यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें। पुनः आपकी समक्ष भेंट करेंगे नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।